फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट डिवीजन क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साइंस का मॉडल सेट 2। मॉडल सेट 1 का आंसर्स पहले ही आपको अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देखें। तो चलिए हम मॉडल सेट 2 को आगे बढ़ाते हैं। मॉडल सेट 2 का पहला क्वेश्चन है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ तथा वक्रता त्रिज्या आर हो तो क्या होगा। तो कौन सी कंडीशन होगी दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जब भी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बारे में बोलता है तो एफ इक्वल टू आर बाई 2 होता है, अर्थात आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2f। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एफ इक्वल टू आर बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। आपने देखा था कि परावर्तन का नियम बोले या अपवर्तन का नियम बोले, दोनों का दो ही नियम है। तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है पहला वीडियो को, तो आप जरूर इसका आंसर बता पाएंगे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो आपको पता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा हमेशा काल्पनिक ही होता है। समतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। लेंस बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयोग नहीं करते हैं, जल का प्रयोग करते हैं, कांच का प्रयोग करते हैं, प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं, लेकिन मिट्टी का प्रयोग हम लोग लेंस बनाने के लिए नहीं करते। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोलता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता था, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को ही हम लोग बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर दिया है तब आर का मान क्या होगा। आपको पहले ही बताया गया कि एफ और आर में रिलेशन होता है एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। एफ यानी आर इज इक्वल टू क्या हो गया 2f, और यहाँ f का वैल्यू दिया है आपको, f का वैल्यू दिया है 12, तो 12 दूना 24 सेंटीमीटर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों के अग्रदीप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों। वाहनों के अग्रदीप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है और वाहनों के पश्च दृश्य में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो याद रखिएगा, अवतल लेंस के सामने जो भी वस्तु रखी जाएगी उसका प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा ही होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, डायोप्टर मात्रक है। अब यहाँ पे बोलता है डायोप्टर, डायोप्टर को डी से प्रदर्शित करते हैं और डी जो है हमेशा लेंस की शक्ति को मापता है। P इक्वल टू 1/f होता है और जब भी फोकस का मान बताए या फिर P का मान बताएंगे तो हमेशा डायोप्टर में लिखते हैं और जिसका सूचक क्या है D। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या है। यहाँ पे बोलता है दो दो डायोप्टर दिया है, उसका फोकसांतर क्या है। तो दो डायोप्टर का फोकसांतर मतलब कि क्या होता है, P इक्वल टू होता है 1/f। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/p और P का वैल्यू आपको दिया है, P का वैल्यू आपको क्या दिया है बताइए, P का वैल्यू दिया है आपका 2D। P इक्वल टू दिया है 2D, तो 2 दिया है। डायोप्टर को मीटर और सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा, मीटर को सेंटीमीटर बदल दिएगा। 1 मीटर पर आवर 100 सेंटीमीटर होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। आंख के रंगीन भाग को आइरिश कहते हैं, ये आपको पहले ही बताया गया था, आप ध्यान से देखेंगे। और इसका आप वीडियो देखना चाहेंगे तो मेरे नेक्स्ट प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है। तो मानव के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे रेटिना अर्थात दृष्टिपटल कहते हैं। दृष्टिपटल या रेटिना, यही भाग पर मानव का
वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ एकल रूप में जुड़ते हैं। वियोजन अभिक्रिया में विखंडित होते हैं। और विस्थापन में स्थान बदलता है, द्विविस्थापन में पावर बदलता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, 2NaHCO3 एरो Na2CO3 H2 और CO2 यहाँ पे विखंडित हो रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। जब भी मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, LHS और RHS का प्रयोग करना होगा। मैंने आपको कक्षा में बताया था कि LHS और RHS को कैसे प्रयोग करते हैं। आप उस टाइप से प्रयोग करके इसका राइट आंसर निकाल लेंगे, या फिर आप यहाँ चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ क्या लिखा है, Na2, Na कितना दिया 2, पर यहाँ पे क्या दिया Na1, मतलब ये गलत है। 4Al, Al कितना दिया 4, तो 4Al यहाँ पे दिया है, बट ऑक्सीजन यहाँ पे 4 दिया है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 3 दिया, तो गलत है। यहाँ पर क्या दिया है 2Cu, Cu कितना 2, पर यहाँ पे Cu दिया 1, गलत है। मतलब राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, Zn प्लस CuSO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। दिए गए समीकरण को किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। उपचयन और अपचयन आपको पहले ही बताया गया था कि उपचयन और अपचयन दोनों जो पदार्थ होता है, यह हमेशा विकृत गंधता के लिए ज़्यादा उपयोग होता है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, PbO प्लस Cu, यहाँ पे रॉन्ग लिखा है, इसका रिएक्शन क्या होगा, PbO प्लस CuO होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका रिएक्शन जो दिया है थोड़ा सा रॉन्ग मिसप्रिंट हो गया हमारे अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Cu प्लस PbO। Cu का जो है उपचयन हो रहा है और PbO का अपचयन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विकृत गंधता में कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। तो आपको पहले बताया गया था कि विपरीत गंधता में कौन सी अभिक्रिया के कारण होता है। तो विपरीत गंधता में होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपचयन होता है। विकृत गंधता हमेशा उपचयन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है। तो चूने से सफेदी आपको पता है कि CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं सफेदी चूना वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग धूसर हो जाता है। इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तब क्या देखिए, लोहे का कील, लोहे के बारे में बोलता है तो Fe, और इसको CuSO4 से रिएक्शन करवाया जाता है तो हो जाता है FeSO4। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, आपका स्थान चेंज हो रहा है, मतलब विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथेलिन और मिथाइल रेड, ये प्राकृतिक सूचक नहीं है। प्राकृतिक सूचक क्या है, लिटमस। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा। तो C6H12O6 को क्या कहते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, यानी चीनी। तो इसको अगर डालेंगे तो लिटमस पत्र पर डालने पर यह लाल नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। दिए गए लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है तो 5H2 है। इसको ध्यान रखिएगा, CuSO4 × 5H2। 5H2 जैसे ही देखेंगे आप इसका करेक्ट साइन मार सकते हैं, क्योंकि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है। तो अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है बोला है, तो हमारा राइट आंसर होगा NaHCO3, अर्थात धावन का सोडा भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित क्यों नहीं करता। ये डायरेक्ट NCERT बुक से क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसमें H+ आयन उपस्थित नहीं होता है। और जब भी किसी भी अम्ल या क्षार में H+ आयन गुण प्रदर्शित नहीं होता है तो अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10, 14, यह पदार्थ कौन सा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या दिया है, एक एरो दिया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ से 7 का बिलो 6,
5, 4, ये जितने भी हैं ये अम्लीय शो करेगा, 7 से नीचे अम्लीय शो करेगा, और 8, 9, 10 आगे बढ़ते जाएगा, ये क्षारीय शो करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी अम्लीय का बात करता है तो 7 से कम होना चाहिए। 7 से कम हमारा क्या दिया है 2, और 2 हमारा किसका है ए का, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है अम्लीय पदार्थ को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? यह क्वेश्चन डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन से लिया गया है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जो दिखाया जा रहा है और इसमें सिल्वर ब्रोमाइड मतलब AgBr को दिखाया जा रहा है। तो AgBr को सूर्य के प्रकाश में जब भी रिएक्ट कराते हैं तो क्या निकलता है, तो हमारा हमेशा इसमें क्या होता है कि वियोजन अभिक्रिया होता है, मतलब विखंडित होता है, इसमें टूटता है। Ag+Br जो है ना ये टूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्सर्जन द्वारा ही जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जल। जल के द्वारा ही यह संभव हो पाता है, अर्थात नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो अमीबा में प्राणी संभोजी पोषण होता है। हमने आपको बताया था कि अमीबा का चित्र कैसा होता है, इस टाइप से, और ये क्या होता है टूट के विखंडित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लार में हमेशा टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। श्वसन प्रक्रिया में पाउरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? तो ये होता है कोशिका द्रव्य में। कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। क्वेश्चन नंबर 32। पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो जल तथा खनिज लवण का संवहन जो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। किसी समष्टि अथवा अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? दोस्तों, कभी भी किसी भी समष्टि, किसी भी जाति को अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसका जनन क्रिया आवश्यक है। अगर जनन नहीं होगा तो उसका अस्तित्व नहीं बढ़ेगा, अर्थात उसका जाति नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? तो इस प्रकार का चित्र अगर दिखता है आपको तो ये पुनरुद्भवन को दर्शाता है। अर्थात अगर कोई भी, इसमें क्या हो रहा है कि एकल जीव को 3 भाग में विखंडित किया जाता है और तीनों भाग क्या हो रहा है नया नया जीव के रूप में उत्पन्न हो रहा है। फिर ये 3 भाग को भी अगर इसको कट किया जाता है तो क्या होगा, ये भी नया नया भाग में विखंडित होगा। अर्थात कट करने के बाद भी नया नया भाग में विखंडित होना पुनरुद्भवन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। परागन का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो यहाँ पर परागन के बारे में बोला गया है। परागन जो है हमेशा पुष्प के बाद पुष्प को शो करेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा परागन के एक पुष्प से दूसरे पुष्प का स्थानांतरित होने को क्या कहलाता है? तो परागन ही कहलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। भ्रूण को माँ के गर्भाशय से किस प्रकार के पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा मिलता है। आप तो पहले ही पढ़े हैं, चैप्टर डिटेल जब मैंने बताया था तब बताया था कि प्लेसेंटा द्वारा भ्रूण के माँ को गर्भाशय से पोषण मिलता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। 37। एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है? आपको पता है कि एक उत्तम ऊर्जा का स्रोत जब बात करता है तो प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, यही होना चाहिए। महंगा नहीं होना चाहिए, स्वयं आग लग जाए नहीं होना चाहिए, वह तेजी से जलता ये भी नहीं होना चाहिए। प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य होना चाहिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38। पवन ऊर्जा को उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 15 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, तब जाके ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में कौन समाप्य ऊर्जा स्रोत है? समाप्य ऊर्जा स्रोत के बारे में जब बताया जाता है तो कोयला समाप्य ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। सौर ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, नाभिकीय ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकता है, ज्वारीय ऊर्जा कभी खत्म नहीं हो सकता। इसको मतलब इसको बनाया जा सकता है, बट कोयला को निर्मित करने के लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। पराग कोश में होती है। पराग कोश में क्या होता है? तो पराग कोश में परागकण होते हैं। तो हमारा 40 का राइट आंसर हो जाएगा परागकण। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है और नेक्स्ट वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 3 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।